Hello my dear friends and students. Today I am going to explain the fourth chapter of chemistry subject of 8th standard ICSE board. This doesn't mean that the syllabus of CBSE and Punjab School Education Board are completely different. Actually the topics are almost same in all the boards. So anyone can watch this video and learn from it. Watch the complete video so that you will not skip any topic. This is Hussain. Welcome to our channel. Let's start. So what is the name of the fourth chapter? That is the structure of the atom. So यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, how the idea of atoms emerged. मतलब एटम का आइडिया कहाँ से इमर्ज हुआ? एक्चुअली इमर्ज हुआ था इन 6th century BC में. जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, वो आइडियाज लेके आए. उनका फर्स्ट आइडिया था कि मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस. ये फर्स्ट आइडिया था उनका. सेकंड आइडिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मतलब जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिनको उन्होंने उस समय टाइनी पार्टिकल्स को बोला परमाणुस. और संस्कृत में परमाणु का मतलब होता है परम मतलब फाइनल और अल्टीमेट, और अणु मतलब पार्टिकल, मतलब फाइनल पार्टिकल या अल्टीमेट पार्टिकल. और थर्ड उनका आइडिया था कि ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा परमाणु जब कंबाइन होते हैं इट फॉर्म बिगर पार्टिकल्स. तो ये तीन आइडियाज थे जो महर्षि कन्नड़ उस समय लेके आए थे. नेक्स्ट है द व्यूज ऑफ डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपोस. मतलब इन 5th century BC में दो ग्रीक फिलोसोफर आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपोस. इन्होंने भी सिमिलर आइडिया दिया. ये सोचते थे कि एक सब्सटेंस का पीस ले लो, उसको डिवाइड करना शुरू कर दो, मतलब उसको छोटा करना शुरू कर दो. एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो और डिवाइड हो ही नहीं पाएगा. उन्होंने उस छोटे टाइनी पार्टिकल का नाम रखा एटमॉस. एटमॉस का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता. ये जो थ्योरीज थी पहले जो महर्षि कन्नड़ की आई थी और जो इनकी थ्योरी आई डेमोक्रिटस और ल्यूकिपोस की, ये 2000 साल से भी ज़्यादा साल तक इट रिमेन्ड फॉरगॉटन. मतलब इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई. फिर कई साल के बाद एक नई थ्योरी आई, डाल्टन्स थ्योरी, जिसको एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. सो दिस इज डाल्टन्स थ्योरी, जिसको एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं. 1803 में इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन जो है वो एटॉमिक थ्योरी लेके आए. उसमें ये 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट, और इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड एटम्स. मतलब एलिमेंट्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर का बना हुआ है जिसको एटम बोला गया है, और एटम को डिराइव किया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस. सेकेंड पॉइंट था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, भाई इसको और डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दिया कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका वेट भी सेम होता है. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम वेट. फोर्थ पॉइंट था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका वेट भी डिफरेंट होता है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वेट. फिफ्थ पॉइंट था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. मतलब जो एलिमेंट के एटम्स हैं उन्हीं की वजह से ही केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट ले सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट है कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड. मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स वो सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं. ये 6 पॉइंट को देख के एक डेफिनेशन हमें एट द एंड कंक्लूजन में मिली है एटम की डेफिनेशन, कि एटम क्या होता है. एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट है द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इन लेट 19th century में ये प्रूव हो गया था, इट वाज प्रूव्ड कि एटम्स इनडिविजिबल नहीं होते, वो डिवाइड होते हैं. एटम्स आर डिविजिबल. और लेटर ये भी प्रूव हो गया था कि एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स. और वो कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से. अभी अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिटेक्ट होगा या कैथोड रेज कैसे डिटेक्ट होगी, वो डिटेक्ट होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस रखनी है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ. कि आपको पता होना चाहिए कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस में गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं.
पर हम गैसेस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर, द प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी लो। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप गैस का प्रेशर कम रखें, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और उससे कम रखें, और दूसरा कि वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करें वहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में, द वोल्टेज अप्लाइड इज़ वेरी हाई, 10,000 वोल्ट के करीब, तो तब आप जो गैस जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, इट विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप फिर इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैथोड रेज। अभी इसकी पहले कंस्ट्रक्शन देख लो। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, आप देख सकते हो। ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, इसके दोनों साइड में यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं दोनों एंड में, और ये जो प्लेट्स हैं ये कनेक्टेड है टू द हाई वोल्टेज सोर्स। सो ये प्लेट्स एक्ट कर रही हैं एज इलेक्ट्रोड। सो प्लेट्स कनेक्टेड है टू द हाई वोल्टेज सोर्स, सो ये दोनों प्लेट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर रही हैं। और वो वाला इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट करता है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द हाई वोल्टेज सोर्स, उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। और वो वाला इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट करता है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द हाई वोल्टेज सोर्स, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। और यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब है और उसके यहाँ पे साइड ट्यूब है। साइड ट्यूब कनेक्टेड है टू द एग्जॉस्ट पंप। एग्जॉस्ट पंप का रोल होता है, अगर आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को लोअर करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं। और आपको पता है दो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी है, एक तो गैस के प्रेशर को लोअर करना है और दूसरा हाई वोल्टेज अप्लाई करनी है। सो अभी इसकी वर्किंग कैसे है कि जब भी हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया 10,000 वोल्ट के करीब, तो और इवन जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर है उसको हमने इतना सेट कर दिया 0.01 टू 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तब आप देखोगे कि कैथोड की डायरेक्शन से उसके कैथोड के ऑपोजिट जो ये ट्यूब की वॉल है ये ग्लो करना शुरू कर जाएगी। ग्लो करेगी मतलब कुछ कलर विजिबल होगा, उस फिनोमिना को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और ये क्यों ग्लो की, उसका रीज़न क्या है? इसका मतलब कि कोई ना कोई इनविजिबल रे जब करंट पास हुआ, हाई वोल्टेज करंट पास हुआ, प्रेशर अंदर का कम हुआ, कि एक इनविजिबल रे जो है वो कैथोड रे से निकली, स्टार्ट हुई और ये ऑपोजिट वॉल जो ट्यूब की है वहाँ पे ग्लो करने लगी, फ्लोरेसेंस करने लगी। सो हमने उस इनविजिबल रे का नाम रखा कैथोड रेज। सर जे थॉमसन एंड अदर्स फाउंड कैथोड रेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सर जे थॉमसन और अदर्स ने कैथोड रेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे ओरिजिनेट एट द कैथोड एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। मतलब ये जो कैथोड रेज हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? कैथोड से, और ये आगे ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइंस। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम देखते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अप्लाई होती है। अगर आप देखो, अगर आप एक मेटल ऑब्जेक्ट को कैथोड के सामने रख दो, मतलब कह लो कि कैथोड रेज के पाथ पे आप एक मेटल ऑब्जेक्ट को रख दो, तो आप क्या देखोगे कि कैथोड के ऑपोजिट जो वॉल है, ऑपोजिट वॉल ऑफ ट्यूब है, वहाँ पे आपको उस मेटल ऑब्जेक्ट का शेडो वहाँ पे फॉल करेगा, वहाँ पे दिखाई देगा। और शेडो तभी बनता है अगर कोई भी रे जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स राइट है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स ये एक्सपेरिमेंट देखो, वो उन्होंने कहा है कि कैथोड रेज के अंदर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। उन्होंने क्या किया कि कैथोड के आगे इन्होंने लाइट पेडल व्हील को रख दिया, और जब यहाँ से कैथोड रे निकली तो क्या हुआ कि लाइट पेडल व्हील जो है वो रोटेट करने लगा। क्यों रोटेट करने लगा? क्योंकि कैथोड रेज के अंदर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और वही स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जो है ये लाइट पेडल व्हील की जो प्लेट थी उसके साथ स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से ये रोटेट होने लगी। सो ये कंफर्म हो गया। कैथोड रेज की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब जो कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। वो कंफर्म करने के लिए हमने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे दो प्लेट्स लगा दी, एक ऊपर लगा दी नेगेटिव प्लेट और नीचे लगा दी पॉजिटिव प्लेट। तो क्या हुआ कि जो कैथोड रेज थी डेट बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये नीचे को बेंड हो गई पॉजिटिव की तरफ। तो इससे उनको अंदाजा हुआ कि पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई है, डेट मीन्स खुद कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है। आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी ये भी बात है कि ऊपर नेगेटिव प्लेट थी तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, इसलिए वो नीचे बेंड हो गई। तो इससे कंफर्म हो गया
कि जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रेज की है, द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रेज आर ऑल अलाइक, दे डू नॉट चेंज विद द गैस, द इलेक्ट्रोड एंड द काइंड ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग द ट्यूब। कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स कैथोड रेज बना रहे हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं और वो पार्टिकल्स नहीं बदलेंगे, चाहे आप जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें गैस को बदल दो तब भी नहीं वो पार्टिकल्स बदलेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रोड को बदल दो या फिर डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास की काइंड को बदल दोगे तब भी पार्टिकल्स कैथोड रेज के एक जैसे ही रहते हैं, नहीं बदलते। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं जे थॉमसन ने। ओके, आगे कंक्लूजन है। सर जे थॉमसन ने कंक्लूजन दिया है कि जो पार्टिकल्स बनाते हैं कैथोड रेज, वो पार्टिकल्स जो हैं दे आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। सारे एटम्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो पार्टिकल्स जो कैथोड रेज बना रहे हैं। सो सर जे थॉमसन ने फिर एंड में उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, उनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स इन 1897 में। इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव चार्ज और मास क्या है? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का -1 यूनिट है और जो मास है वो 1/1840 टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम है। मतलब आपको पता है हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस है तो उसका मास वैसे ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास से 1/1840 गुना और छोटा है। तो कह लो कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन के बाद अभी सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। हम कहते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पर एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो एटम कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम के अंदर हैं, जो कि ये इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज जो एटम का है वो न्यूट्रल है, मीन्स जीरो है। सो एक और चीज़ कि जो सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रेज को डिटेक्ट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनके अलावा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी उस डिस्चार्ज ट्यूब में बने होंगे। सो ये कंफर्म करने के लिए ये गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, ये चेक करने के लिए कि कैथोड रेज के साथ एनोड रेज तो नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसने रिपीट किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। अब ये देखें यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड इस तरफ है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड है। और ये कैथोड के अंदर छोटे छोटे शेक किए हैं, मतलब परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया है यहाँ पे, और हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई की और गैस का प्रेशर भी अंदर का लोअर किया। तो क्या देखा, आपको तो इतना तो पता था कि कैथोड के अंदर से क्या निकलना था, कैथोड रेज निकलनी थी। वो कैथोड रेज जो है वो एनोड की तरफ मूव करने लगी, ये देख सकते हो आप, कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड इधर मूव करने लगी। पर जो गोल्डस्टीन था उसने एक और चीज़ देखी कि एनोड इस तरफ है, एनोड के ऑपोजिट वॉल जो है कैथोड की तरफ इधर, उसने देखा यहाँ पे रेड ग्लो हो रहा है। इसका मतलब कि अगर कैथोड के अंदर से कैथोड रेज निकली हैं तो इसका मतलब एनोड के अंदर से भी कुछ रेज निकली हैं, ठीक है। और वो रेज जो हैं वो ये परफोरेशन के अंदर से ट्रेवल करके पास करके यहाँ तक गई हैं और यहाँ से रेड ग्लो नज़र आ रहा है। तो उन्होंने अभी कंफर्म कर लिया कि वो रेज जो निकली हैं एनोड में से वो एनोड रेज है। उनको कैनाल रेज भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो कैथोड के परफोरेशन में से निकली है, उस रास्ते में से निकली है, कैनाल में से निकली है, इसलिए उसको कैनाल रेज भी बोलते हैं। और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज्ड है? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ कि सर जे थॉमसन ने जब ये देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो उन्होंने नाम रख दिया पॉजिटिव रेज। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनोड रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये वैसे ही है जैसे कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया था, इन द सेम वे इसका भी एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा कि जो एनोड रेज हैं वो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एनोड रेज डिफर विद द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्जिंग ट्यूब। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैथोड रेज से अलग है, क्योंकि कैथोड रेज में था
कि अगर आप डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर गैस को बदल दो, इलेक्ट्रोड को बदल दो या काइंड ऑफ ग्लास को बदल दो, पर कैथोड रेज चेंज नहीं होती, पर इसमें एनोड रेज चेंज हो जाती हैं अगर आप गैस को बदल दोगे डिस्चार्जिंग ट्यूब में। आगे क्वेश्चन है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एनोड रेज, एनोड रेज बनी कैसे। अब देखो आपको पता है कि डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर गैस का एटम था, आपको पता कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस बीच में थी, तो ये एटम जो है वो गैस का है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेज बने ये किससे बने, ये एटम ऑफ गैस की वजह से ही बने। जो गैस के एटम्स थे उन्हीं की वजह से क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया नेगेटिवली चार्ज, जो कि कैथोड रेज प्रोड्यूस करता है। और इन रिस्पॉन्स टू कैथोड रेज, जब नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज बन गए तो उसके रिस्पॉन्स में फिर एनोड रेज बन गए। ठीक है, और एक और चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इसको निगलेक्ट कर दो। और अब एनोड का मास या एनोड रेज कह लो या फिर प्रोटॉन कह लो, इसका मास किसके बराबर होगा, इसका मास वो जो गैस आप यूज कर रहे हो उस गैस के एटम के मास के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या बन गया, ये जब आयनाइजेशन हुई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्स में प्रोटॉन बन गए। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं कैथोड रेज और प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं एनोड रेज। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, पर जो प्रोटॉन का मास होगा वो उतना ही मास होगा जितना हाइड्रोजन के एटम का मास होगा। ठीक है, यही कारण की वजह से अब देखो डिस्चार्जिंग ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज की है, उसका जो मास होगा एनोड रेज या प्रोटॉन का उतना मास होगा। अगर गैस कोई और हो जाए और कोई चेंज कर दें तो फिर प्रोटॉन का मास भी बदल जाएगा। इसी वजह से ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि एनोड रेज डिफर करती हैं, चेंज होती हैं। अगर आप उसमें गैस कोई और बदल दोगे तो एनोड रेज भी बदल जाएगी। ठीक है, आगे रिलेटिव चार्ज और मास देखो प्रोटॉन का अगर हम चार्ज देखें तो 1 पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, और मास जो प्रोटॉन का होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवियर, ज़्यादा भारी होता है। और इवन इसका जो मास है प्रोटॉन का, यहीं पे आपने देखा कि प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन एटम के बराबर। जैसे यहाँ देखो प्रोटॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसके साथ सेम होगा। वो कितना होगा, 1 U होता है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, अभी थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो अगर समझ लो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या देखा गया है कि जो एक्चुअल मास है ना हाइड्रोजन के एटम का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन इन इट। मतलब कहने का मतलब कि जो एक्चुअल मास एटम का है वो ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से। इसका मतलब कि प्रोटॉन के अलावा भी एटम के अंदर कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका चार्ज तो कोई नहीं है पर उसका मास है, जिसकी इसी की वजह से जो एक्चुअल मास एटम का आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है। तो इसी कंक्लूजन में इन्होंने ढूंढ लिया कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका सेम मास है जैसा कि प्रोटॉन का, पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है उसके ऊपर, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। और इवन 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया, उसने एलिमेंट लिया बेरिलियम, उसको बम्बार्ड कराया, उसको कह लो स्ट्राइक कराया विद अल्फा पार्टिकल्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं हीलियम आयन के डबल पॉजिटिव चार्ज। तो जब बेरिलियम एलिमेंट जो है उसको बम्बार्ड किया गया, स्ट्राइक किया गया विद अल्फा पार्टिकल्स या कह लो हीलियम आयन डबल पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये हीलियम कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। जब इसको बम्बार्ड कराया तो बेरिलियम जो है वो चेंज हो गया इनटू कार्बन और बहुत सारी क्वांटम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस रिएक्शन में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन न्यूट्रॉन की इस तरीके से इन्वेंशन हुई। और एट द एंड हम देख लें चार्ज और मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है -1 यूनिट, मास कितना है 1/1840 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के मास से 1840 गुना कम है, मतलब नेग्लिजिबल है। प्रोटॉन का चार्ज जो है +1 है यूनिट है, और मास जो है वो बराबर है, वो इक्वल है हाइड्रोजन एटम के मास से, मतलब 1 यूनिट। और कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो 1840 टाइम्स हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी सेम 1840 टाइम्स हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन। उसका न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का मास सेम है 1 U मतलब यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस।
ये जो कंसेप्ट है न्यूक्लियस का, ये कौन लेके आया? ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 में लेके आए थे। इनको इस न्यूक्लियस का आइडिया कहाँ से मिला? ये एक्चुअली आइडिया मिला था उनको अपने फेमस एक्सपेरिमेंट से, जिसका नाम था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके जो रिजल्ट आए थे, उसके बेस पे उनको आइडिया हुआ कि न्यूक्लियस भी सेंटर में होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने ये थिन गोल्ड फॉयल का एटम लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से आए? अल्फा पार्टिकल्स मैंने पीछे बताया था, ये एमिट होते हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे रेडियम और पोलोनियम, वहाँ से ये एमिट हुए अल्फा पार्टिकल्स, और ये थिन गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड कराए। और बम्बार्ड कराते वक्त जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, जो कंक्लूजन्स उसने निकाले, वो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। जो ये मॉडल है, इसको रदरफोर्ड ने बोला है न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? आप अगर न्यूक्लियर मॉडल को देखो तो क्या हुआ, उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, वो सीधा ही थिन गोल्ड फॉयल से होते हुए सीधा ही आगे चले गए, जैसे यहाँ और यहाँ। एक्चुअली उसको पता कैसे लगता था? एक ये अंधेरे में एक्सपेरिमेंट होता था और उसके इस साइड स्क्रीन लगी होती थी। जब भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ आके टकराते थे तो वो इल्यूमिनेट होते थे, लाइट निकलती थी, तो उसको अंदाज़ा हो जाता था कि अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधा गए हैं या डेविएट हुए हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स थिन गोल्ड फॉयल से होते हुए सीधा ही चले गए। उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ना तो किसी और पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, ना रिपेल हुए। मतलब कहने का मतलब कि जो एटम है वो मोस्टली अंदर से खाली है, एम्प्टी है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का था, उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधा जा रहे थे पर स्लाइटली अपने रास्ते से डेविएट हो गए। जैसे ये सीधा गया, स्लाइटली डेविएट हो गया, यहाँ पे इधर स्क्रीन इल्यूमिनेट होने लगी, या ये सीधा गया, स्लाइटली डेविएट हो गया इधर। उससे उसने अंदाज़ा लगाया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो खुद हीलियम आयन डबल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराए हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। उन अल्फा पार्टिकल्स जो हैं दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराने की वजह से स्लाइटली डेविएट हुए हैं। और आपको वैसे भी पता ही है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एट द एंड आपको पता लग जाएगा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का क्या चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि कुछ फ्यू पार्टिकल्स जो थे वो सीधा ही टकराते थे या थोड़ा साइड में टकराते थे, और वही रास्ते से जैसे टकराए वहीं से वापस मुड़ गए, रिट्रेस्ड देयर पाथ। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन उसने निकाला कि इसका मतलब कि एटम के सेंटर में एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रॉन्गली टकराने के बाद रिपेल हो रहे हैं। उस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड जो बॉडी है उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। और आपको ये भी पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मास ना के बराबर होता है। तो सारा का सारा एटम का मास कहाँ पे होता है? वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में ही सारा मास होता है। और फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन थी, एक्चुअली ये रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं, पर एट लार्ज डिस्टेंस में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने दिए अपने टाइम पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हाउ आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्लेस्ड इन द एटम? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे प्लेस हैं? एक्चुअली इन 1913 में नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया। अब एक चीज़ याद रखना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया, नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, और जॉन डाल्टन ने डाल्टन थ्योरी दी थी, जिसको एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। सो नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है? आप उसके अकॉर्डिंग है, जैसे आप पहले डायग्राम देखो कि ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो नील्स बोहर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ओन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम, इन द सेम वे। आगे है नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम के अंदर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं,
और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। ये कह लो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। मतलब मास नंबर होता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके मास नंबर बनाते हैं। और अगर आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, और वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इसी वजह से क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जितना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। या कह लो कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और अगर हमने मास निकालना है, मास का देखो, मास का भी बताया सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो मास नंबर आ जाएगा। अगर समझ लो मैंने न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप मैथ तो जानते ही हो, न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ये आ जाएगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो माइनस प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के। तो न्यूट्रॉन का एक और फॉर्मूला आगा, ये भी फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन, या कह लो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और ये हमेशा याद रखना, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर ए से है तो उसका सिंबल भी ए होगा, नहीं, उसका सिंबल जेड है, जी है जिसको बोलते हैं, और मास नंबर का सिंबल ए है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड सिंबल। न्यूक्लियोटाइड सिंबल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड सिंबल इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे ये एक्स समझ लो कोई एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एज अ सबस्क्रिप्ट। अब ये एटॉमिक नंबर नीचे है, सबस्क्रिप्ट है मतलब, और एंड मास नंबर एज सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर। और ये भी है कि ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो लिखा है वो आपने एलिमेंट की लेफ्ट साइड पे करना है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड सिंबल। जैसे ये एग्जांपल ले लो, क्लोरीन एलिमेंट है, उसके राइट साइड में नहीं आपने लिखना एटॉमिक नंबर या मास नंबर, लेफ्ट साइड में आपने लिखना है। तो नीचे क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और ऊपर क्या है, मास नंबर। और एटॉमिक नंबर कितना है, Z एटॉमिक नंबर का सिंबल है, 17 है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन अगर निकालने हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 35 माइनस 17, न्यूट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18। आगे क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, शेल्स में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे शेल दिए गए हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, ऐसे करके आगे चलेंगे। ये एटॉमिक मॉडल है। और ये ध्यान में रखना, जब भी आप शेल्स को नाम देते हो तो जो शेल न्यूक्लियस के पास है, मतलब इनर मोस्ट शेल से आपने नेमिंग शुरू करनी है। जैसे ये फर्स्ट वाला ही एक के शेल होगा इलेक्ट्रॉन का, ये सेकंड वाला, सेकंड शेल को एल शेल बोलते हैं, थर्ड शेल को एम शेल बोलते हैं, और फोर्थ शेल को एन शेल बोलते हैं। इस तरीके से ये अरेंज किया है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूँ एटॉमिक मॉडल्स की। फर्स्ट है जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पता है आपको, एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। और अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। और न्यूट्रॉन का आपको फार्मूला पता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन इसका 0 होता है, इसलिए सेंटर में न्यूक्लियस है, वहाँ पे प्रोटॉन दिया है 1 और न्यूट्रॉन 0 है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर जब 1 है, प्रोटॉन 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1। तो फर्स्ट शेल के शेल हमने ड्रॉ की, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एटॉमिक मॉडल बन गया हाइड्रोजन का। अब सोडियम की बात करें, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। तो आप क्या देखोगे कि अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और वो 23 माइनस 11 कितना हो गया, 12 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये इसका केस है, ठीक है। इसमें आप देखो अगर कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। और आपको बोहर बरीज रूल का पता नहीं है, 2n² का रूल है, मैं आगे बताता हूँ। इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 11। फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम, तो सेकंड शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 8। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10।
अभी एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11, तो लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो लास्ट शेल में आ जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन का अगर देखें, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा, और न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, और वो हो गया 18। तो ऐसे वर्क करता है। और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18। और अगर प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17। और अकॉर्डिंग टू बोहर-बरीज रूल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम आते नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकंड शेल में कितने हो गए, 2 4 6 8 और फर्स्ट शेल वाले 2, वो हो गए 10 और कितने चाहिए पूरे करने हैं, 17। और लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, इसमें 2 4 6 16 और ये 1 17। तो ये हो गए पूरे 17 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए जो पहला शेल था उसको के शेल बोलते हैं, सेकंड को एल शेल, और आगे वाले को एम शेल, और उसके आगे वाले को एन शेल, ऐसे चलता रहता है। ये है बोहर्स एंड बरी रूल। एक्चुअली 2 साइंटिस्ट हैं, नील बोहर और बरी, उन्होंने अपने नाम पे ये रूल रखा है, ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जैसे एन समझ लो नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। अगर हम पहली शेल की बात करते हैं n इजिकल टू 1, और इन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया है, ये 2n² फॉर्मूला दिया है, और n की वैल्यू आपने यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। अगर n 1 है, मतलब पहला शेल है, तो आपने फिल कर देना है 2, तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1² आ जाएगा। और पहले शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। अगर n 2 है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स सेकंड है, सेकंड शेल की बात करनी है, तो आपने बस 2 यहाँ पे भर देना है, 2², तो आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और थर्ड शेल है, नंबर ऑफ शेल थर्ड, और थर्ड में आपने ये वैल्यू फिल कर देनी है, और यहाँ 9 आ गया और 18 इलेक्ट्रॉन्स। और फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में आप 4² का 16 आ गया, 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये है बोहर्स एंड बरी रूल। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आयंस। आगे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। मींस क्या होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है। पहले एग्जांपल लूज की लेते हैं, बाद में गेन की लेते हैं। जैसे समझ लो सोडियम है, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। अगर ये आप देख सकते हो, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अगर सोडियम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, फिर प्रोटॉन 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। अब इस केस में एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह जाता, इस केस में एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो सोडियम है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था वो अब चेंज हो गया है सोडियम आयन में, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है। अगर 17 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। अगर इस केस में अगर क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, प्रोटॉन 17 हो गए और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। इस केस में अब क्या हुआ कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो गया, अब वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो क्लोरीन वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन चेंज हो गया क्लोराइड आयन में, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, एंड व्हाट इफ द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम इज गेन्ड बाय क्लोरीन। ये क्या होगा अगर जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वो क्लोरीन अगर गेन कर ले तो फिर क्या होगा। तो ये देखो, ये सोडियम आयन है, इसको आप अकेला पॉजिटिव लिख सकते हो, 1 पॉजिटिव लिख सकते हो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने 1 नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड। सो इससे हमें कंक्लूजन ये मिलती है कि इलेक्ट्रॉन प्ले अ ग्रेट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you understand each and every topic. If you have any question to ask or if you don't understand anything, then please let me know. If you like the video, then share it to your classmates, class fellows, and even the friends from different schools having different board. It will be very helpful. Those who have not subscribed our channel, subscribe it and press the ring bell so that you will get the notification of my new videos. Thank you for watching. Take care. Have a nice day.